नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। साथियों, पिछले 2-3 लेक्चर्स में हम बिहेवियर का जो फर्स्ट टॉपिक है इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। आज का लेक्चर भी इंटेलिजेंस से ही संबंधित है। पिछले 2-3 लेक्चर्स में हमने कॉग्निटिव इंटेलिजेंस देख ली थी, साथ ही साथ हमने भावनात्मक बुद्धि देख ली थी, सामाजिक बुद्धि देख ली थी। आज हम देखेंगे, इसका पार्ट 4 है और इस पार्ट 4 में हम सांस्कृतिक बुद्धि के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक तीनों बुद्धियां पढ़ ली हैं। अब आज हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक बुद्धि यानी कल्चरल इंटेलिजेंस। साथियों, ये बुद्धि वाला टॉपिक है, इसमें जितने भी ये 6 बुद्धियां दे रखी हैं ये नए सिलेबस में जोड़ी गई है। ध्यान रखना, नए सिलेबस में जोड़ी गई है। प्रशंसात्मक बुद्धि यानी एप्रिशिएटिव इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इसको तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, साथ के साथ सारी बुद्धियों को हमें अच्छे से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो 5 नंबर के आएंगे, जिनका आंसर हमें 50 वर्ड्स में लिखना है। पहले जो 2 नंबर के आते थे उनका आंसर हमें 15 वर्ड में लिखना पड़ता था, 15 शब्दों में। अब हमें 50 शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले देखते हैं सांस्कृतिक बुद्धि। ये हमारी चौथी प्रकार की बुद्धि है, इसकी परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले देखो भाई, सांस्कृतिक बुद्धि है यानी कल्चरल इंटेलिजेंस है, इसको CQ भी कहते हैं, ध्यान रखना। और इसका फॉर्मूला वही है, CQ बराबर आपकी कल्चरल एज बटा में क्रोनोलॉजिकल एज गुणा में 100, वही फॉर्मूला है, ठीक है। किसी व्यक्ति की वह क्षमता जिससे वह अपनी संस्कृति से भिन्न पृष्ठभूमि वाले लोगों, भाई आप एक व्यक्ति हो और आपकी वो एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी यानी आपकी योग्यता, क्षमता और दक्षता तीनों ही मिला दो आप, कि आप जिस कल्चरल एनवायरनमेंट से बिलोंग करते हो उससे भिन्न पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति, उनके लोगों, रीति रिवाजों और विभिन्न वातावरण को समझकर प्रभावी ढंग से उनके साथ तालमेल बिठा सकता है। आज की विविधतापूर्ण और परस्पर जुड़ी दुनिया में सफलता के लिए CQ अत्यंत आवश्यक है। अब क्यों है भैया? मान लीजिए ग्लोबलाइजेशन एज है और आप विदेश में, यूरोप में या फिर गल्फ कंट्रीज में या अमेरिका में आप जॉब के लिए जाते हो, तो ये तो तय है कि आपका कल्चर और उनका कल्चर, आपकी भाषा उनकी भाषा, वहाँ का जो सोशल एनवायरनमेंट है और यहाँ का जो सोशल एनवायरनमेंट है, वहाँ में दिन रात का अंतर होता है, ठीक है। तो यदि आपके अंदर CQ नहीं है तो आप क्या करोगे, वहाँ उस कल्चर में एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे। इसलिए इसमें कहा गया है कि वह अपनी संस्कृति से भिन्न पृष्ठभूमि के लोगों, रीति रिवाजों और विभिन्न वातावरण को समझकर प्रभावी ढंग से उनके साथ तालमेल बिठा सकता है। सांस्कृतिक बुद्धिमत्ता से तात्पर्य विभिन्न संस्कृतियों को समझने और उनके अनुरूप ढलने की क्षमता है। भाई विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं। यदि आप भारत में भी देखते हो तो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपको 50 प्रकार के कल्चर मिल जाएंगे। यदि मैं राजस्थान की बात करता हूं तो वेस्टर्न राजस्थान, ईस्टर्न राजस्थान, नदर्न राजस्थान और सदर्न राजस्थान में भी आप कल्चरल डिफरेंस देख सकते हो, ठीक है। उदयपुर के लोगों का कल्चर या बांसवाड़ा के लोगों का कल्चर और साथ के साथ हम गंगानगर के लोगों का कल्चर कंपेयर करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। ऐसे ही आप धौलपुर के लोगों का कल्चर और जैसलमेर के लोगों का कल्चर यदि आप कंपेयर करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो इस संस्कृतियों को समझकर उनके अनुरूप ढलने की क्षमता से है। जिस प्रकार भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें लोगों की भावनाओं को समझने में मदद करती है, उसी प्रकार सांस्कृतिक बुद्धिमत्ता हमें कार्य स्थलों, कक्षाओं और समुदायों और यहाँ तक कि यात्रा के दौरान भी सांस्कृतिक भिन्नताओं से निपटने में मदद करती है। अब देखो भाई, यदि आपके अंदर कल्चरल इंटेलिजेंस है या CQ है तो आप क्या करोगे, कहीं भी आपका जो वर्क प्लेस है, मान लीजिए आप RS बन गए, SDM बन गए और आप हो जयपुर के और आपकी ड्यूटी लगा दी जाती है कहीं भी बाड़मेर, जैसलमेर, कहीं भी, तो आपका कल्चर
और उनका कल्चर डिफरेंस होगा। तो आपका जो वर्क प्लेस है, जहां आप काम कर रहे हो, जहां आपकी ड्यूटी है, जो आपकी ऑफिस है, वहां कई कल्चर के लोग हैं, वो आपके क्या होंगे, सहकर्मी होंगे। अब यदि आप उनके साथ तालमेल नहीं बैठा पाओगे तो इसका मतलब ये है कि आप दूसरों की पृष्ठभूमि या दूसरों के कल्चर को समझने में असक्षम हैं। दूसरा कि आपकी जो कक्षाएं हैं, भाई आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, कोचिंग में पढ़ते हो, वहां भी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग आते हैं, या फिर आपकी जो समुदाय है डिफरेंट डिफरेंट, आप जयपुर में किसी भी कॉलोनी में रहते हो तो वहां डिफरेंट डिफरेंट समुदाय रहते हैं, ठीक है। और आप यदि किसी बस में, ट्रेन में यात्रा कर रहे हो तो वहां भी अलग अलग कल्चर के लोग आपको मिलते हैं, ठीक है। इसे व्यवहारिक या व्यवसायिक समझ भी कहते हैं कि भैया देखो, आप पैंट शर्ट पहन रखे हो, लेकिन आपने देखा कि भाई आपकी बगल में सीट पे बैठा हुआ व्यक्ति है, वो धोती कुर्ता पहन रखा है। अब आप उसको हे दृष्टि से देख रहे हो कि यार क्या है ये, गांव के लोग हैं ऐसे। तो ये जो आपकी चीजें हैं ये इसलिए आती हैं बाहर क्योंकि आपके अंदर कल्चरल इंटेलिजेंस नहीं है, ठीक है। इसे पहली बार 2003 में शोधकर्ता क्रिस्टोफर अर्ली और सुन एंग द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह भी ध्यान रखना, कल्चरल इंटेलिजेंस है, इसको सबसे पहले 2003 में जो साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, ये शोध कर रहे थे इसके ऊपर, क्रिस्टोफर अर्ली और सुन एंग, इन दोनों ने क्या किया है, इसके ऊपर इसको प्रतिपादित किया है, किसको, कल्चरल इंटेलिजेंस के सिद्धांत को। अब आगे देखते हैं भाई थोड़ा सा, सांस्कृतिक बुद्धि के मुख्य सिद्धांत और मॉडल, थ्योरीज एंड मॉडल्स ऑफ सीक्यू। अब देखो, जब तक किसने, अर्ली और एंग ने सांस्कृतिक बुद्धि का सिद्धांत नहीं दिया, उससे पहले भी सांस्कृतिक बुद्धि के जो तत्व हैं वो बुद्धि के सिद्धांतों में या अधिगम के सिद्धांतों में निहित थे। जैसे यदि हम बात करते हैं, सांस्कृतिक बुद्धि के विकास के पीछे मुख्य रूप से दो सिद्धांत कार्य कर रहे हैं। यदि इसका विकास हुआ है ना, तो मुख्य रूप से दो सिद्धांतों से इसका विकास हुआ है, फिर आगे और भी है, ठीक है। एक तो स्टर्नबर्ग का बहुस्थानिक या त्रिआर्किक बुद्धि सिद्धांत। अब त्रिआर्किक को ट्राइआर्किक या त्रिचापीय सिद्धांत भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ है, ये सीक्यू का यानी कि कल्चरल क्वोशेंट का या कल्चरल इंटेलिजेंस का आधारभूत सिद्धांत है, इसी से डेवलपमेंट हुआ है सीक्यू का। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने माना था कि मानव बुद्धि केवल मानसिक क्षमता यानी कि आईक्यू, संज्ञानात्मक बुद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मस्तिष्क यानी संज्ञान, प्रेरणा यानी मनोविज्ञान और व्यवहार यानी क्रिया के स्तरों पर काम करती है। भाई आपने मस्तिष्क में कोई भाषा सीखी, ठीक है, फिर आपने उस भाषा को बोलने के लिए प्रेरित हुए और फिर आप उसको व्यवहार में बोल रहे हो, तो इसी को बोलते हैं क्या, व्यवहारिक समझ या व्यावसायिक समझ। इसको संदर्भिक या सांदर्भिक अथवा व्यवहारिक बुद्धि का भी कहा है इन्होंने, और इसका अर्थ यह है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद है। आप जिस कल्चर में रहते हो, देखो आपका जन्म, दो सिनेरियो बताता हूं मैं आपको, दो सिनेरियो आप समझ लो एक बार, फिर आप समझ जाओगे। मान लीजिए आपका जो जन्म है वो दो सिनेरियो में होता है, एक ये ए सिनेरियो है और ये बी सिनेरियो है। अब दोनों में अंतर ये है, यहां आपका जन्म मान लीजिए एक शहर में होता है और आपका जन्म मान लीजिए एक गांव में या एक कच्ची बस्ती में होता है, कच्ची बस्ती में, ठीक है, या शहर में हम ऐसे मान लीजिए एक पोस्ट कॉलोनी में होता है, एक रिहायशी जो कॉलोनी है वहां होता है। अब आपके जो माता पिता है ना भाई, माता पिता है वो है पढ़े लिखे, माता पिता है पढ़े लिखे हैं। आपके माता पिता क्या करते हैं, सरकारी जॉब में हैं, क्या है, सरकारी जॉब में है, ठीक है। अब आपकी जो शिक्षा होगी वो किसी अच्छे स्कूल में होगी, किसमें होगी, अच्छे स्कूल में होगी, ठीक है भाई। अब आपके सहपाठी कौन होंगे, सहपाठी भी वो होंगे जिनके माता पिता पढ़े लिखे हैं या अच्छी पोजीशन पे हैं, जिनके माता पिता
अच्छी पोजीशन पे है। क्या है? अच्छी पोजीशन पे है, अच्छी पोजीशन में है। एक तो ये सिनेरियो है। दूसरा, आपका जन्म कच्ची बस्ती में हुआ है। अब आपके माता पिता हैं बेचारे, वो पढ़े लिखे नहीं है। देखो, इसको अपने ऊपर मत ले लेना कि सर आप कच्ची बस्तियों की बात कर रहे हो, पोस्ट कॉलोनी की बात कर रहे हो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कल्चरल इंटेलिजेंस जो डेवलप होती है ना, उसके बारे में। ठीक है, तो माता पिता आपके हैं अनपढ़, ये मान लीजिए अनपढ़ हैं, और ये बेचारे क्या करते हैं, मान लीजिए मजदूरी करके पालन पोषण कर रहे हैं। और इनके जो बच्चे हैं, मान लीजिए 5-6 बच्चे हैं, 5-6 बच्चे हैं। अब बच्चों की शिक्षा क्या होगी भाई? या तो सरकारी स्कूलों में होगी या छोटी मोटी स्कूलों में। शिक्षा क्या है? निम्न स्तर की शिक्षा दी इन्होंने, निम्न स्तर की शिक्षा दी। अब इनकी बच्चों के सहपाठी कौन होंगे? सहपाठी भी कौन होंगे? अपने ही समकक्ष होंगे, अपने ही समकक्ष होंगे, उनके जैसे ही माता पिता के जो जीवन स्तर है या आर्थिक स्तर है उस लेवल के। अब यहाँ क्या है भैया कि माता पिता को यदि बच्चे से कोई शिकायत है तो उसे बात करते हैं कि बेटा देखो आपकी ये बात है, आप इसको संभालो थोड़ा सा, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, उनका एनवायरमेंट ही ऐसा है गाली गलोच वाला, तो वो बच्चे से कोई गलती हो गई सीधी गाली निकालेंगे या ठोक देंगे, घूसा पट्टी कर देंगे, लात मारेंगे। तो अब देखो, आप दोनों बच्चों को देखो, आप ए और बी दोनों का जो सांस्कृतिक परिवेश है, दोनों की भाषाएं हैं, इनकी भाषाओं में आपको अक्सर गाली गलोच मिल जाएंगे, इनकी भाषाओं में अक्सर आपको सभ्यता मिलेगी। माता पिता का सम्मान करना, देखो माता पिता का वैसे सम्मान सभी करते हैं, लेकिन ये लोग एक्सप्रेस करना जानते हैं, ये लोग एक्सप्रेस करना नहीं जानते हैं, क्योंकि इनके पिताजी ने इनके दादाजी के सामने एक्सप्रेस नहीं किया था, इसलिए ये अपने पिताजी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अब इन फैमिलीज में क्या होता है भैया, इन फैमिलीज में खास गुण होता है। इन जो फैमिली है, इन फैमिली में खास गुण होता है। देखो, इन फैमिली में जेंडर गैप पाया जाता है, जेंडर गैप होता है। जेंडर गैप यानी मेल एंड फीमेल, ये होता है। इन फैमिली में ये होता है। इन फैमिली में भैया जनरेशन गैप पाया जाता है, जनरेशन गैप भी पाया जाता है। अब जनरेशन गैप क्या है, जैसे दादा, पिता और बेटा, ऐसे, ठीक है, 3 पीढ़ियां हो गई। लेकिन इन फैमिली में अक्सर ये देखा जाता है कि इन फैमिली में कम्युनिकेशन गैप जो है, कम्युनिकेशन गैप है वो नहीं पाया जाता, यानी कि संवाद का जो अंतराल है वो नहीं पाया जाता। ये हर छोटी बड़ी बात पे, सुख दुख पे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेते हैं, इसलिए इन फैमिली का वातावरण थोड़ा सा शांत मिलेगा। मैं ये नहीं करूं कि सभी शांत है, यहाँ क्रिमिनल भी होते हैं, ठीक है। कई बार अखबारों में पढ़ते हो ना आप, अभी वो एक महिला जज पकड़ी गई है, उसकी बहू वगैरह थी, क्या नाम है मेरे को नहीं पता, तो क्रिमिनल भी होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम आपको जो पॉसिबिलिटी जो बता रहा हूं, 100 में से 80-90% आपको चीजें अलग मिलेंगी। तो इसी को बोलते हैं क्या, सांस्कृतिक परिवेश, ठीक है। तो ये इसमें कहा गया है, व्यक्ति का सांस्कृतिक पर्यावरण बुद्धि के विकसित होने में एक संदर्भ प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने चीजों को अलग अलग डायमेंशन में सीखा है, ठीक है, इसलिए उनकी बुद्धि है वो अलग अलग डायमेंशन में काम करती है। अब यहां दूसरा है अल्बर्ट बांडूरा का सामाजिक संज्ञान सिद्धांत, कि वह संज्ञान का मतलब होता है सीखना, ठीक है, और समाज से। अब ये जो सिद्धांत है ये अधिगम का है, ये ध्यान रखना, ये लर्निंग का है, और वो वाला सिद्धांत था ये बुद्धि का है, ये बुद्धि का है। इन दोनों से ही पनपी है क्या, सांस्कृतिक बुद्धि। यह सिद्धांत 3 कारकों के बीच परस्पर और गतिशील अंतरक्रिया पर जोर देता है। पहला कारक आपका कौन सा है? पहला कारक है आपका व्यक्तिगत कारक, यानी पर्सनल फैक्टर, जैसे आपका ज्ञान, विश्वास, उम्मीदें और आत्म प्रभावकारिता, सेल्फ इफिशिएंसी कहते हैं इसको। दूसरा है व्यवहार, यानी बिहेवियर, किसी कार्य को करने की क्षमता और आपका कौशल।
स्थल। तीसरा है पर्यावरण यानी एनवायरमेंट, सामाजिक समर्थन और भौतिक परिस्थितियां जो व्यवहार को प्रभावित करती है। तो यहाँ अल्बर्ट बांडुरा ने सामाजिक संज्ञान का सिद्धांत में ये कहा है कि व्यक्ति जो सीखता है उसके ऊपर ये 3 कारकों का प्रभाव होता है, व्यक्तिगत, फिर उसका व्यवहार और पर्यावरण। और पर्यावरण ही क्या है भैया? आपके आसपास का सामाजिक पर्यावरण ही क्या है? आपकी संस्कृति। अब संस्कृति में क्या क्या है? भाषा, बोलचाल, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, धर्मगत रीति रिवाजें, ये सभी आपकी संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये थे आपके वो 2 मुख्य सिद्धांत जिनसे कल्चरल इंटेलिजेंस है उसका विकास हुआ। इसके बाद एक और आता है आपका लेव वाइगोट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी सोशियो कल्चरल थ्योरी। ये क्या कह रहा है? इस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है कि भैया किसी भी व्यक्ति का संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव इंटेलिजेंस या कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, बौद्धिक विकास होता है, वो एक सोशल प्रोसेस है, ये इन्होंने कहा। फिर वाइगोट्स्की का मानना था कि व्यक्ति की तरह संस्कृति का भी क्या होता है? अपना एक इतिहास होता है। जैसे व्यक्ति का एक इतिहास है ना, वो आज मानव है, वो अचानक से डेवलप नहीं हुआ, वो धीरे धीरे डेवलप हुआ है। ऐसे ही कोई भी संस्कृति है वो अचानक से डेवलप नहीं होती है या अचानक से विलुप्त नहीं होती है। आज आप देखो, आज से 50 साल पहले शादी ब्याह जो होते थे उसमें जो परंपराएं रीति रिवाज होती थी वो अलग थे, आज अलग हैं। लेकिन क्या बिल्कुल ही परिवर्तन हो गया है? मांगलिक गीतों की जगह डीजे आ गया है, लेकिन क्या 7 फेरे लेते थे वो बंद थोड़ी हुए हैं। वरमाला या जयमाला जो लड़की के या वधू के घर के दरवाजे पे डाली जाती थी वो आजकल स्टेज पे पहुंच गई है, लेकिन वरमाला तो बची हुई है ना। तो ऐसे आप देखोगे तो होता है डेवलपमेंट, लेकिन धीरे धीरे होता है। जैसे व्यक्ति का डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ है, ऐसे संस्कृति का भी होता है। तो संस्कृति का भी एक क्या है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। फिर इसका विकास और निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया संस्कृति में होती रहती है। अब लेव वाइगोट्स्की महोदय ने 2 प्रकार की मानसिक क्रियाएं बताई हैं मानव की, एक प्राथमिक और एक है उच्च मानसिक क्रियाएं। प्राथमिक यानी एलिमेंट्री मेंटल फंक्शन है और ये है हायर मेंटल फंक्शंस। अब प्राथमिक में क्या होता है भाई? कोई भी इंसान है या जानवर है, वो प्राथमिक क्रियाएं क्या करता है? देखो, वाइगोट्स्की के अनुसार शिशु जन्मजात जैविक क्षमताओं के साथ पैदा होते हैं जिन्हें प्रारंभिक मानसिक क्रियाएं कहा जाता है। जैसे रोना, बच्चा पैदा हुआ, सबसे पहला काम जो वो सीख के आता है उआई उआई उआई, बस रोना ही सीख के आता है, इसके अलावा कुछ भी सीख के नहीं आता। बाकी चीजें वो यहाँ जन्म लेने के बाद सीखता है। फिर वो क्या करता है? जैसे भूख या दर्द का एहसास उसको होने लगता है। थोड़ी देर बाद बच्चा पैदा हुआ, डॉक्टर आया कि भाई इसको माँ का दूध पिलाइए, ठीक है ना। तो फिर उसको संवेदनाएं महसूस होने लग जाती है। फिर माँ की आवाज को धीरे धीरे पहचानने लग जाता है, क्योंकि जब बच्चा पेट में होता है तो माँ वगैरह बोलती है तो फील करने लग जाता है, माँ के टच को भी वो फील करने लग जाता है। जैसे माँ उसको गोद में लेती है या उसको छूती है तो वो थोड़ा सा सिक्योर फील करता है बच्चा, ठीक है। फिर वो प्रत्यक्षीकरण करने लग जाता है, सूंघना और बाद में चलना व दौड़ना। अब ये सारी की सारी प्राथमिक मानसिक क्रियाएं हैं, ये प्राकृतिक हैं, सर्वव्यापी हैं और जानवरों में भी पाई जाती है। कोई भी जानवर देख लो आप, भैंस का बच्चा देख लो, बकरी का बच्चा देख लो आप, डायनासोर का बच्चा भी ऐसा ही करता था। तो सारे सारे हैं, ये सभी जानवरों में पाई जाती है। उच्च मानसिक क्रियाएं हैं, ये प्राथमिक जो क्रियाएं हैं ना भाई, ये बिना संस्कृति के संपर्क के बहुत बुनियादी स्तर पर ही रह जाती है। यदि ध्यान से समझना कि यदि मानव समाज में अलग अलग प्रकार की सांस्कृतिक बहुलता पाई जाती है, सांस्कृतिक क्रियाएं पाई जाती है, लेकिन यदि आप पशु समाज में देखोगे तो मान लो टाइगर है या लोयन है, अब उसकी क्रियाएं क्या है? वही 3 क्रियाएं हैं, खाना, आवास, ठीक है, और प्रजनन। 3 क्रियाएं हैं बस। अब खाने के लिए वो शिकार कर लेते हैं, आवास के लिए वो जंगल में रह लेते हैं और प्रजनन करके अपनी संतति बढ़ा लेते हैं। लेकिन मानव की हजारों हैं। कपड़े पहनने हैं और कपड़ों में भी अलग अलग टाइप्स हैं, खाना खाना है उसमें भी अलग अलग टाइप्स हैं,
आप मकान बनाने हैं उसमें भी अलग अलग टाइप्स हैं। तो मानव में जो सांस्कृतिक संरचनाएं पनपी हैं वो अदर जो जीव हैं उन समाजों में नहीं पनपी है। जब बच्चा अपने सामाजिक परिवेश और संस्कृति के संपर्क में आता है तो वे क्रियाएं परिष्कृत होकर उच्च मानसिक क्रियाओं में बदल जाती हैं। जैसे चिंतन करना, अब किसी परिवार में चिंतन करना सिखाया ही नहीं गया, कोई करता ही नहीं है, वो सीधे गाली निकालते हैं, तो बच्चा कभी भी चिंतन नहीं करेगा। बच्चा जो होता है वो सिखाने से नहीं सीखता, वो ऑब्जर्व करके सीखता है, वो चीजों को देखता है कि भाई पिताजी मम्मी से इज्जत से बात कर रहे हैं तो वो इज्जत से बात करना सीखेगा, पिताजी गाली निकाल के बात कर रहे हैं तो गाली निकाल के बात करना सीखेगा। आप कितना भी समझा लो कि बच्चा कि महिलाओं के साथ इज्जत से बात करनी चाहिए, वो उसके पल्ले नहीं पड़ेगी वो बात, वो आपको देखेगा कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है, वो जो अच्छा हो चाहे बुरा हो, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखिए भाषा, लैंग्वेज, अब आप उसको कितना भी सिखा लो, कितनी भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दो, वो इंग्लिश पता नहीं सीखे नहीं सीखे, लेकिन वो घर में जो लोगों को बोलते हुए सुनता है वो ऑब्जर्व कर लेगा और वे अपने आप ही सीख जाएगा, ठीक है ना। फिर संप्रेषण है कम्युनिकेशन स्किल, जिन फैमिलीज में जिन कल्चर्स में अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स पाई जाती है वहां के बच्चे ऑटोमेटिक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। हर बच्चा, जैसे आप कोई भी एक बड़ी से बड़ी स्कूल ले लो, उसी एक स्कूल के एक कक्षा में पढ़ने वाले सभी बच्चों का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिसीजन मेकिंग स्किल है वो समान नहीं होती है, ठीक है ना। इसलिए सबके कल्चर है उनका इंपैक्ट पड़ता है। और फिर निर्णय क्षमता यानी डिसीजन मेकिंग, इसकी विशेषता क्या है, ये क्षमताएं जैविक नहीं होती है बल्कि समाज, संस्कृति और मोर नॉलेजेबल अदर्स, MKO। ये क्या होता है भाई, MKO, जैसे आपका कोई भी विचार है, थॉट है, आइडियोलॉजी है, आपने चीजें मान ली है कि चीजें ये हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने से ज्यादा ज्ञानी व्यक्ति से मिलते हैं और वो चीजों को तोड़ के विश्लेषित करके विद फैक्ट आपसे बात करेगा, आपको समझाएगा कि कोई चीज है तो क्यों है, उसको बोलते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स, ठीक है। तो आपसे ज्ञानी जो दूसरे हैं उनके साथ यदि आप इंटरेक्शन करते हो तो उसी का परिणाम होती है आपकी उच्च मानसिक क्रियाएं। जैसे आप कक्षा में जाते हो, पढ़ते हो, तो आपका जो टीचर है वो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है, MKO है, इसलिए उसने जो कह दिया वो आप मान लेते हो। तो कई बार बच्चों से सुना होगा ना आपने कि नहीं मम्मा हमारी मैम ने तो ये कहा है, अब उनके दिमाग में बैठ गया कि मैम ही है जो कुछ है सबसे ज्यादा ज्ञानी प्राणी इस धरती पे, तो वो हर बात में मैम की बात को लाएंगे, मम्मा हमारी मैम ने ये बताया है, ठीक है। तो वो होते हैं उनके लिए मोर नॉलेजेबल अदर्स, ठीक है। संस्कृति ही यह तय करती है कि व्यक्ति कैसे सोचेगा। देखो भाई ये वो बातें हैं जो आपको सामान्यतः नहीं पढ़ाई जाती। अब मैं तो कई बार लोगों को बोलता हूं कि यदि आपको आर्ट्स ही लेना है ना, आर्ट्स सब्जेक्ट स्कूल कॉलेज में, तो ये हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी मत लो। आर्ट्स में ऐसे सब्जेक्ट लो जैसे इकोनॉमी। इकोनॉमी आपकी पूरी जिंदगी भर जो नाता है वो इकोनॉमी से पढ़ने वाला है। आप सरकारी नौकरी करो, प्राइवेट नौकरी करो, जॉब करो, कुछ भी करो, खुद का स्वरोजगार करो, सब पैसे के लिए है। इस देश में आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, इतिहास सिखाया जाएगा, भूगोल सिखाया जाएगा, राजनीति सिखाई जाएगी, लेकिन अंततः आपका पाला जिस चीज से पड़ेगा ना, पैसे से, उसके बारे में नहीं सिखाया जाएगा। सरकारों ने आजादी के बाद से अब तक ऐसा कोई सिलेबस ही नहीं बनाया है, कभी प्रयास ही नहीं किया है कि आम जनता को पैसा कैसे कार्य करता है या फाइनेंस सेक्टर कैसे कार्य करता है वो समझाया जा सके, ठीक है ना। इसलिए
ऐसे सब्जेक्ट लो जैसे इकोनॉमी हुई, सोशियोलॉजी, क्योंकि आपको समाज में रहना है, समाज के साथ इंटरेक्शन करना है। साइकोलॉजी, आपको लोगों की साइकोलॉजी समझने में मदद मिलेगी। एथिक, आप दर्शन शास्त्र लो, फिलोसफी लो, क्योंकि आपको एथिकल बनाती है वो चीजें, आपको इंसान बनाती है वो चीजें, आप चीजों को गहराई से समझ सकते हैं। आप ले लेते हो हिस्ट्री, अब हिस्ट्री में युद्ध लड़ रहे हैं, आप क्या युद्ध लड़ने जाओगे फालतू में? हाँ, ज्ञान होना चाहिए हिस्ट्री का, लेकिन हायर लेवल पे आप इतना मत उलझा करो इन चीजों में, ठीक है। तो व्यक्ति कैसे सोचेगा, फिर किन बौद्धिक उपकरणों, टूल्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एडेप्टेशन का उपयोग करेगा। देखो भाई, जब आपकी किसी से बहस होती है, अब आप कौन से टूल्स यूज करोगे? मान लो कोई एक पॉइंट है, एक पॉइंट पे 2 लोग 5 लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, अब उसने कुछ बोला, अब आप तर्क वितर्क कर रहे हो, तो आप कौन से टूल यूज कर रहे हो इंटेलेक्चुअल लेवल पे? इन माई ओपिनियन, इन माई थिंकिंग, इस टाइप की चीजें जब आप बताते हो कि उसके अनुसार, इसके अनुसार, मेरे हिसाब से ये चीजें हैं, तो आप जो बोलते हो वो टूल्स क्या हैं? तो वो टूल्स हैं, वो आपको कल्चर से मिलेंगे। इसमें भाषा, लैंग्वेज सबसे शक्तिशाली सांस्कृतिक उपकरण है जो विचारों और उच्च मानसिक विकास को दिशा देती है। तो ये किसने कहा था? लेव वाइगोट्स्की ने, ठीक है। तो कुल मिला के 3 सिद्धांत हो गए, स्टर्नबर्ग का हो गया है, अल्बर्ट बांडुरा का हो गया है, और लेव वाइगोट्स्की का हो गया है। अब देखते हैं मॉडल। देखो भाई, सांस्कृतिक बुद्धिमत्ता में सुधार या क्षमता वृद्धि या विकास, तो ये आएंगे अब मॉडल्स। क्या आएंगे? मॉडल्स। अब तक तो क्या थे? सिद्धांत, जहां से जन्म हुआ है सांस्कृतिक बुद्धि का। अब सांस्कृतिक बुद्धि के बारे में जो पहला मॉडल दिया था 2003 में, ये ध्यान रखना, 2003 में अर्ली और एंग, ठीक है, सुन एंग और क्रिस्टोफर अर्ली, इनका 4 फैक्टर मॉडल है। ये थोड़ा सा चर्चित है इस मामले में, इसको अर्ली एंग्स 4 फैक्टर मॉडल कहते हैं, FFM कहते हैं। अब इन्होंने देखो इसमें 4 फैक्टर बताए हैं सीक्यू के। अब ये 4 फैक्टर कौन कौन से हैं भैया? सबसे पहला इन्होंने बताया है कौन सा? मोटिवेशनल सीक्यू, सीक्यू प्रेरक कहते हैं इसको, या मोटिवेशनल कहते हैं। दूसरा सीक्यू संज्ञानात्मक, कोग्निटिव, ठीक है। तीसरा सीक्यू मेटा कोग्निटिव, अधिसंज्ञानात्मक कहते हैं। और चौथा सीक्यू है बिहेवियरल, यानी व्यवहारिक, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है? यदि आपको सीक्यू प्रेरक है, ये आपको ड्राइव देता है, ये क्या करता है? आपको एक तरह से प्रेरणा देता है। फिर संज्ञानात्मक में आपको ज्ञान प्राप्त होता है, आप नॉलेज लेते हो, चीजों के बारे में सीखते हो। फिर मेटाकॉग्निटिव में आप रणनीति बनाते हो। क्या बनाते हो? रणनीति बनाते हो। और फिर व्यवहारिक में, एक्शन में आप कार्य करते हो। भाई क्या करते हो? कार्य करते हो। अब एक एक को समझते हैं। सबसे पहले देखिए, विभिन्न सांस्कृतिक परिवेशों को सीखने, समझने और उनमें शामिल होने की आंतरिक इच्छा, आपको ड्राइव मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है। जैसे मान लीजिए, देखो मेरी बातों को अन्यथा मत लेना, मेरे को एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं। मान लीजिए आप हिंदू हो या मुसलमान हो, या सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो। मान लीजिए आपने देखा कि जैनियों का एक पर्व चल रहा है, एक त्योहार चल रहा है। अब आपको उनसे कोई मतलब नहीं है, आप मान लीजिए दूसरी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आपको वैसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप सीखो कि वो है, वो क्या कर रहे हैं, उसका अर्थ क्या है, उसका तात्पर्य क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो यदि आप सीखते हो ना चीजों को, तो आप उनके साथ बेहतर तरीके से इंटरेक्शन कर पाओगे और बेहतर तरीके से व्यवहार कर पाओगे, ठीक है। इसमें आपको रुचि होनी चाहिए, आत्मविश्वास होनी चाहिए और आपको प्रेरणा होनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं सीक्यू, यानी कल्चरल इंटेलिजेंस प्रेरक, यानी मोटिवेशनल। इसको सीक्यू ड्राइव भी कहते हैं। ड्राइव का मतलब है आपको अंदर से प्रेरणा मिल रही है। सीक्यू संज्ञानात्मक, आप कल्चर के बारे में सीखते हैं, वो तो सीखने की प्रेरणा है। अब सीखते हैं विभिन्न संस्कृतियों के मानदंडों को, मूल्यों को, रीति रिवाजों को, भाषाई संरचनाओं और सामाजिक प्रणालियों का सैद्धांतिक ज्ञान होना, इसी को कहते हैं सीक्यू संज्ञानात्मक या कोग्निटिव सीक्यू। अब इसमें आजकल क्या चल रहा है आप देखो,
एक समुदाय के लोग, एक जाति के लोग दूसरी जाति पे, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के ऊपर अंट संट कमेंट करते रहते हैं। मैं देखता हूं कई बार सोशल मीडिया पर, मेरे को थोड़ा सा अफसोस होता है ऐसी चीज देखकर कि ये देखिए खुद के मन में बहुत महान बन रहा है लेकिन नॉलेज में जीरो है। क्योंकि जो इंसान दूसरे की चीजों का, दूसरे की संस्कृतियों का, दूसरे की परंपराओं का, रीति रिवाज का सम्मान नहीं कर सकता, देखो सुधार की गुंजाइश हर जगह है। क्या हिंदू धर्म में सुधार नहीं हुए? क्या मुस्लिम धर्म में सुधार नहीं हुए? क्या जैन सिखों में या बौद्धों में सुधार नहीं हुए? अगर नहीं होते, क्या बौद्ध धर्म आप आज अपने मूल रूप में है? क्या जैन धर्म आज अपने मूल रूप में है? क्या मुस्लिम धर्म आज अपने मूल रूप में है? क्या हिंदू धर्म आज अपने मूल रूप में है? क्या ईसाई धर्म आज अपने मूल रूप में है? कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो आज अपने मूल रूप में हो। आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे, धर्म सुधार आंदोलन, पुनर्जागरण, प्रबोधन काल, कब जो यूरोप वाले हैं, तो वहां भी तो हुए ना भाई। समस्या हो रही है तो ही तो पुनर्जागरण हो रहा है, तो ही तो प्रबोधन आ रहा है, तो ही तो धर्म सुधार हो रहे हैं। तो समस्या हर जगह है। लेकिन आप दूसरे को यदि समस्या बता रहे हो, दूसरे धर्म की समस्या बता रहे हो, इसका मतलब आप 100% हो गए, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर कल्चरल इंटेलिजेंस है ना, वो जीरो है। तो यदि आप लोक सेवक बनोगे, आप एसडीएम बनोगे, आप कलेक्टर बनोगे, आप आरपीएस बनोगे, आप बीडीओ बनोगे, तहसीलदार बनोगे, तो भैया आपके क्षेत्र में तो सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग होते हैं। तो उनके साथ आपको इंटरेक्शन करना है, कम्युनिकेशन करना है, आपको उनके जो पर्व त्योहार होते हैं उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था करनी है। तो आपके अंदर कल्चरल इंटेलिजेंस है वो कूट कूट के भरी होनी चाहिए। देखो भावनात्मक बुद्धिमत्ता तो चाहिए लेकिन कल्चरल इंटेलिजेंस भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो तीसरा है मेटाकॉग्निटिव। अब मेटाकॉग्निटिव में क्या है कि सांस्कृतिक अंतरक्रियाओं के दौरान अपनी खुद की सोच, ये ध्यान रखना भाई। जब आप कल्चरल इंटरेक्शन कर रहे हैं एक कल्चर से दूसरे कल्चर की तरफ, तो आपकी खुद की सोच है ना, पहले के आपके थॉट्स जमा हुए हैं। जैसे कंप्यूटर में आप कोई नया सॉफ्टवेयर डालोगे तो उससे जरूरी ये है कि यदि उसमें पहले से कोई वायरस है ना, तो आपके सॉफ्टवेयर को करप्ट कर देता है। समझ गए क्या? तो इसलिए यदि आपकी खुद की सोच और सांस्कृतिक मान्यताओं के प्रति जागरूक होना चाहिए कि हाँ भाई, कभी आपके ऊपर आपकी संस्कृति या आपकी सोच या आपके कल्चर के ऊपर या आपकी मान्यताओं, मानदंडों, प्रथाओं, रीति रिवाजों के बारे में कोई गलत कमेंट कर दे या आप उसको समझा नहीं पाओ कि ऐसा है तो क्यों है, तो आप उसके प्रति जागरूक रहने चाहिए। इसके तहत व्यक्ति नए माहौल के अनुसार अपनी मानसिक प्राथमिकताओं को बदलता है और योजना बनाता है। कि मान लीजिए आप आईएएस बन गए, अखिल भारतीय सेवा है, आप राजस्थान के हो और आपको कैडर मिल गया नागालैंड या तमिलनाडु। अब आपको जिंदगी भर वहीं रहना है जब तक सरकार, केंद्र सरकार आपको डेपुटेशन पे नहीं बुलाती है, या आप होम कैडर में आओगे तो 4 साल तक रह सकते हो। अब ये आपको तमिलनाडु, केरल, नागालैंड, कोई भी ऐसा राज्य मिला, कैडर मिला, वहां का कल्चर डिफरेंट, वहां के भाषा डिफरेंट, खान पान डिफरेंट, पहनावा डिफरेंट, क्लाइमेट डिफरेंट, हर चीज डिफरेंट है। अब बताओ आप उसमें अडेप्टेशन कैसे कर पाओगे, अनुकूलन कैसे कर पाओगे? इसलिए आपको उनके कल्चर को समझते हुए, उनकी भाषा, खान पान को समझते हुए उसमें कैसे अडेप्टेशन करना है, कैसे अनुकूलन करना है, इसके लिए आपको एक रणनीति बनानी पड़ेगी, एक योजना बनानी पड़ेगी। यहां आपको सीखने का मोटिवेशन मिलेगा, हाँ मुझे सीखना है। फिर आप क्या करोगे, उस चीज को सीखोगे, फिर आपको उसमें अडेप्टेशन करने के लिए या उसके प्रति जागरूक होने के लिए आपको योजना बनानी है और आपकी जो मानसिक प्राथमिकताएं हैं उनको चेंज करना है और फिर आपको उसको व्यवहार में लाना है। ये 4 हैं इसके क्या घटक। अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लोगों के साथ बातचीत करते समय अपनी भाषा, बातचीत की गति और शारीरिक हाव भाव यानी वर्बल और नॉन वर्बल को लचीला और अनुकूल बनाना है। अब मान लीजिए आप पढ़ के आए हो भैया दिल्ली, आईएएस बन गए, आपको मिल गया कोई भी राजस्थान का जिला,
ठीक है, राजस्थान कैडर मिल गया, उसमें आप जिला कलेक्टर बने हो। अब वहां के ग्रामीण लोग हैं बेचारे, कम पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, उनसे आप बात कर रहे हो इंग्लिश में, आपको लग रहा हो कि भैया आप कलेक्टर हो। नहीं, जब तक आप वहां के कल्चर को नहीं समझोगे, उनकी भाषा को नहीं समझोगे, तो आप पब्लिक के साथ काम कैसे करोगे? पब्लिक सर्वेंट हैं आप, ठीक है। तो इसलिए ये 4 घटक हैं किसके? अर्ली एंग का 4 फैक्टर मॉडल है, ये 4 एक तरह से फैक्टर हैं। अब देखते हैं 2011 की पुस्तक थी किनकी? डेविड लिवरमोर ने। द कल्चरल इंटेलिजेंस डिफरेंस में डॉक्टर डेविड लिवरमोर ने सीक्यू के 4 व्यवहारिक पहलुओं यानी कि आयामों पर प्रकाश डाला है। डेविड लिवरमोर ने अर्ली और एंग के मॉडल को कॉरपोरेट और वैश्विक नेतृत्व ग्लोबल लीडरशिप के लिए और अधिक सरल बनाया है। भाई उन्होंने तो सीधा सीधा दे दिया, इन्होंने कॉर्पोरेट लेवल पे कर दिया, ग्लोबल लीडरशिप के लेवल पे कर दिया। इन्होंने एबीसीडी मॉडल दिया जिसको व्यवहारिक सीक्यू मॉडल या व्यवसायिक मॉडल भी कहते हैं, और इसको चरणों के रूप में प्रस्तुत किया है। 4 चरण है एबीसीडी। ए में क्या करना है? आपको एक्वायर करना है, प्राप्त करना है, सांस्कृतिक ज्ञान प्राप्त करना है। आप यहां से अमेरिका गए तो वहां के सांस्कृतिक ज्ञान, रहन सहन, भाषा, संस्कृति, खान पान जो भी है उसका ज्ञान प्राप्त करो, ठीक है। फिर आपको सांस्कृतिक रणनीति और योजना बनाना, वही जो अर्ली एंग ने कहा था उसी को अलग तरीके से बताया है। फिर आपको रणनीति बनानी, योजना, कि हाँ भाई यहाँ ये खाने के लिए उपलब्ध है, तो मैं इस खाने के में कैसे एडजस्ट कर पाऊंगा, ठीक है। यहाँ इस टाइप की भाषा बोली जाती है, तो इस भाषा के लोगों को समझने के लिए या अपनी बात समझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आपको रणनीति बनानी है। फिर अपनी प्रेरणा और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों पर विचार करना है कि यदि आपके मन में ऐसे है कि भाई अमेरिकी तो खराब होते हैं, इनसे रिलेशन ही नहीं बनाने हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। फिर विपरीत परिस्थितियों में सही व्यवहार और नेतृत्व का प्रदर्शन करना है। तो ये एक्वायर करना है, फिर बिल्ड करना है यानी निर्माण करना है, फिर कंटेम्पलेट करना है यानी चिंतन करना है, और फिर डू करना है यानी कि एक्शन करना है, व्यवहार में लाना है, ठीक है। तो ये 4 हैं इसके चरण, ए बी सी डी, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं थॉमस और इंगसन का 3 घटक मॉडल यानी थॉमस इंगसन 3 कंपोनेंट मॉडल। अब ये क्या कह रहा है? डेविड थॉमस और केर इंगसन, इन्होंने 2004 में सांस्कृतिक बुद्धि को 3 परस्पर घटकों में विभाजित किया। ये कौन कौन से हैं? सांस्कृतिक ज्ञान, वही बात आ गई। देखो तीनों में लगभग मिलके घुल के चीज वही है, लेकिन एक विद्वान दूसरे से थोड़ा सा अलग कर देता है, शब्दों को अलग कर देता है, प्रेजेंटेशन को अलग कर देता है। फिर सजगता, माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, फिर है व्यवहारिक कौशल, यानी पहले तो आपको संस्कृति का ज्ञान लेना है, संस्कृति क्या है और यह व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर सजग रहना चाहिए, विभिन्न सांस्कृतिक परिस्थितियों में दूसरों के संकेतों और अपनी भावनाओं के प्रति अत्यधिक सचेत रहना है। अब देखो भाई, आप यूरोप गए, विदेश में गए, आपको लगता है हमारे यहाँ पर जो लड़का लड़की का रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता है, वो थोड़ा सा छुपा हुआ है, वो आज भी थोड़े से पर्दे में है। लेकिन विदेश में गए तो आपने देखा लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहन के घूम रही हैं, लड़के लड़कियां आपस में एक दूसरे के साथ समुद्र तट पे बैठे हैं। आपको लगेगा यार ये क्या है? भैया वो वहां का कल्चर है, वो आपके लिए ऑकवर्ड है, उनके लिए वो लाइफ स्टाइल है, उनका कल्चर है, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें आपको वहां देखने के लिए मिल सकती हैं। सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त व्यवहार को चुनने और उसे लागू करने की आपको कला आनी चाहिए कि भैया आप किसी कल्चरल प्लेस पे गए हो जहां डिफरेंट कल्चर है, तो आपने उसको जानकारी ले ली, आप उसके प्रति थोड़े सजग हो गए और भावना को अत्यधिक सचेत कर लिया। अब आप उसको व्यवहार में लाना है, एक्शन करना है, उसको लागू करना है। तो वही 3-4 चीजें इसमें हैं। अब अंत में बात आ जाती है लोक सेवा, इसका ध्यान रखना भाई। लोक सेवा में सांस्कृतिक बुद्धि का महत्व क्या है, लाभ क्या है, उपयोगिता क्या है। देखो भाई, सांस्कृतिक बुद्धि है, इसका प्रयोग प्रशासनिक दक्षता, समावेशी विकास और सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक लोकतांत्रिक और विविधतापूर्ण समाज में लोक सेवकों का विभिन्न समुदायों की सांस्कृतिक बारीकियों के प्रति संवेदनशील होना आवश्यक है।
अब आप कहते हो ना कि सर कई बार मेरे पास आते हैं, यहाँ भी आते हैं, फोन वगैरह भी करते हैं कि सर नंबर नहीं आते। सर मैंने बहुत अच्छा आंसर लिखा था, नंबर नहीं आते हैं। जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, आपको ज्यादातर नोट्स में नहीं मिलेगा, ज्यादातर किसी एक बुक में नहीं मिलेगा, कोई एक टीचर नहीं पढ़ाएगा आपको। अब मैं गारंटी देता हूं, देखो मैं जो काम करता हूं खुल के करता हूं, किसी की बुराई नहीं करता हूं, किसी को नीचा नहीं दिखाता हूं, सब अच्छे हैं। नहीं समझ रहे हो, मेरे ज्यादा सही होने से कोई दूसरा खराब हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। सभी मेहनत कर रहे हैं, सभी विद्यार्थी मेहनत करते हैं, सभी अच्छा पढ़ते हैं, सभी कोशिश करते हैं। मैं बात कर रहा हूं प्रैक्टिकल कि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉपी लेके आते हैं कि सर देखो मैंने कितना अच्छा लिखा है लेकिन मार्क्स नहीं आए। अब मार्क्स क्यों नहीं आए, उसका कारण यही होता है कि आप 2 नंबर में आपने सीधा सीधा लिख दिया। आपसे पूछा गया कि भैया कृष्णा नदी की 8 सहायक नदियों के नाम बताइए, आपने लिख दिया, चलो मिल गए 2 नंबर। या आपसे कुछ भी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया, आपने लिख दिया, मिल गए 2 नंबर। 5 नंबर वाले में और अब 10 नंबर वाले में आपको पूरे नंबर नहीं मिलते। तो कम मिलते हैं, उसका कारण क्या है? क्योंकि आप इंट्रोडक्शन नहीं लिखते हो, भूमिका नहीं लिखते हो। तो जैसे ही आपको प्रश्न आया कि लोक सेवा में सांस्कृतिक बुद्धि का महत्व बताइए, ये लाभ बताइए, उपयोगिता बताइए, तो सबसे पहले आपको ये 2 लाइन लिखनी है। ये क्या है? ये है आपकी भूमिका, इंट्रोडक्शन। फिर आपको लिखना है 3-4 बिंदुओं में कि भाई देखो, एक तो समावेशी नीति निर्माण में सीक्यू का महत्व है या लाभ है। कैसे? कि भाई सांस्कृतिक ज्ञान का उपयोग करते हैं। यदि आप कोई पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं, किन के लिए कर रहे हैं? यदि आपने कॉम्प्लिकेटेड पॉलिसी बना दी जहां तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित नहीं हो रही है, तो फिर वो कैसे करेंगे? इसलिए आपको उनका कल्चर वगैरह सब पता होना चाहिए जिनके लिए आप पॉलिसी बना रहे हो। ठीक है। फिर सफल क्रियान्वयन करने में भी सीक्यू है वो इंपॉर्टेंट होती है। कई बार आपने किसी एक वर्ग विशेष के लिए कोई पॉलिसी बनाई लेकिन क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप आपकी पॉलिसी या योजना उन समुदायों को समझा नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो वो खिलाफ हो जाते हैं। फिर पूर्वाग्रह से मुक्ति और विश्वास का निर्माण, ये दोनों चीज हैं। लोक सेवा वितरण में संवेदनशीलता आती है किसके कारण? सीक्यू के कारण। ठीक है, अब संवेदनशीलता आप आ जाओगे तो पूर्वाग्रह से मुक्त हो जाओगे। जैसे मान लीजिए आप किसी अलग समुदाय से हैं और आपकी ड्यूटी ऐसी जगह लग गई जहां कोई दूसरा समुदाय है वो बहुसंख्यक है, तो आपके पूर्वाग्रह होंगे, यार वो तो खराब होते हैं, वो अच्छे होते हैं, वो ये होते हैं, वो होते हैं, तो उससे आपको थोड़ी मुक्ति मिल जाती है और विश्वासों का निर्माण होता है। यदि आप उनके कल्चर, विश्वासों, रीति रिवाजों, परंपराओं, मान्यताओं, भाषा, खान पान, पहनावा, वेशभूषा, इनको समझते हुए यदि आप काम करते हो तो फिर आपको क्या मिलेगा? विश्वास। आप एक विश्वास जता पाते हो प्रशासन के प्रति और शासन के प्रति उस पर्टिकुलर समुदाय के लोगों में। फिर विविधता प्रबंधन और कार्यस्थल संस्कृति में भी महत्व है, इसका थोड़ा सा लाभ मिलता है, उपयोगिता है। एक तो देखो आपकी जो टीम है उसके बीच में आप कोऑर्डिनेशन कर पाओगे, क्योंकि आप जहां भी काम करोगे आपका जो स्टाफ होगा वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोगों से बना होगा। तो यदि आप उनके कल्चर्स को नहीं समझते हैं तो आप उनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाओगे। इसलिए यदि आपके अंदर कल्चरल इंटेलिजेंस है, CI है या CQ है, तो आप अच्छा कोऑर्डिनेशन कर लोगे। फिर विवादों का निपटारा भी कर लोगे। यदि ऑफिस में कोई विवाद है जूनियर का सीनियर के साथ, तो यदि आपके अंदर CQ है तो आप विवादों का निपटारा अच्छी तरह से कर सकते हो। संकट प्रबंधन और दंगा नियंत्रण, क्राइसिस मैनेजमेंट। अब क्राइसिस जैसे कोई बाढ़ आ गई, ठीक है, तूफान आ गया, चक्रवात आ गया, भूकंप आ गया, ऐसी चीजें, आगजनी हो गई, या राइट्स कंट्रोल, यानी तनावपूर्ण स्थितियों में भी आपकी जो ये CQ है ये आपको क्या है, लोगों से जोड़ पाएगा और आप अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो, क्राइसिस मैनेजमेंट कर सकते हो, राइट्स कंट्रोल कर सकते हो। फिर रणनीतिक निर्णय ले सकते हो आप। ठीक है, मान लीजिए सरकार की कोई पॉलिसी आई, कोई जाति है, कोई धर्म पंथ के लोग हैं, कोई समुदाय है, उन्होंने हड़ताल कर दी, आंदोलन कर दिया उस पॉलिसी के खिलाफ,
ठीक है। तो यदि आपके अंदर सीक्यू अच्छी है ना, यदि आप ऐसे जाओगे डंडा लेके कि मारो इनको भगा दो, तो भैया आपकी सीक्यू कमजोर है। मैं देखता हूं बहुत से ऐसे सिविल सर्वेंट्स को जानता हूं जिनकी सीक्यू और ईक्यू दोनों हाई लेवल की है। इमोशनल इंटेलिजेंस और कल्चरल इंटेलिजेंस और सोशल इंटेलिजेंस हाई लेवल की है। वो बहुत अच्छे नेगोशिएटर होते हैं, वो उन लीडर से मिलते हैं, उन समुदायों के से, और वो अच्छी तरह से नेगोशिएशन करके अपनी बात मनवा लेते हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय संबंध, देखो भाई आपके अंदर यदि सीक्यू है तो राजनयिक कौशल होगा आपके अंदर, ठीक है। मान लीजिए आप आईएएस में सेलेक्ट होते हैं, आपको आईएफएस मिलता है और आप विदेश सेवा में जाते हो और आपको किसी दूसरी कंट्री में राजदूत वगैरह बना के भेजा जाता है, तो आपका कल्चरल और वहां का कल्चर दोनों अलग अलग है। तो यदि आपके अंदर सीक्यू अच्छी है तो आप एक अच्छे राजनयिक साबित हो सकते हो, आपके अंदर प्रशासनिक जो स्किल्स है वो अच्छी आ सकती हैं। तो साथियों आज के लेक्चर में हमने पूरी तरह से जो आपका सीक्यू है, सांस्कृतिक बुद्धि है, कल्चरल क्वोशेंट है, कल्चरल इंटेलिजेंस है, उसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। इसके जितने भी सिद्धांत है, मॉडल्स है, डायमेंशन है, वो सारे के सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां हम एप्रिशिएटिव इंटेलिजेंस और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।